कल जैसा कि आपने देखा कि मरीम नवाज़ शरीफ का जो मुकदमा था उसमें हाई कोर्ट का फ़ैसला आया और मरीम नवाज़ जो हैं उन्हें हस्ब तवक्को उस फ़ैसले से में जो है वो बरी कर दिया गया केस में। क्योंकि देखिए हमारा जो सिस्टम है जिसके ऊपर पहले दिन से ही इमरान खान बात कर रहे थे, हमारा सिस्टम एडवर्सोरियल है। एडवर्सोरियल सिस्टम में क्या है, एक वकील आता है वो एक मुकदमे के हक़ाइक़ पेश करता है, दूसरा वकील आता है वो उसके ख़िलाफ़ दलाइल देता है और जज दोनों के बातें सुन के जवाब देता है। यहाँ पे ये जो रजीम चेंज हुई उसके नतीजे में ये पूरा जस्टिस सिस्टम ही गिर गया है और तमाम जो मुल्ज़मान हैं वो अपने मुखालिफ वकील के फ़ैसले कर रहे हैं कि मुखालिफ वकील हमारा कौन होगा। इसलिए आपने देखा है कि जो ये शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म उन्होंने हलफ लिया उसके 2 दिन के अंदर क्या हुआ कि FIA का जो केस उनके ख़िलाफ़ चल रहा है 14 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का, उस केस में वकील तब्दील होता है और उनकी मर्ज़ी का FIA का वकील जिसने उनके ख़िलाफ़ दलाइल देने हैं वो भी उनकी अपनी मर्ज़ी का लग जाता है। सो इस वक्त हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो मुकम्मल कोलैप्स कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट में हम इस केस को लेके गए हुए हैं। अभी तक उसकी हेयरिंग्स जो हैं वो चल रही हैं। जो नैब केस में अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिस तरह से प्रोसिक्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में किसी जो बड़े मुल्ज़िम है उसको तो सज़ा देना मुमकिन ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे आगे लेके जाती है। ये जो कल एक मुकदमा आया है, बहुत ज़रूरी है कि हम आपके सामने इसके हक़ाइक़ जो हैं वो सामने रखें और इसका फिर फ़ैसला जो है वो आम लोग भी करें कि क्या केस है, मामला क्या है और कैसे मरीम नवाज़ को और सफदर को क्लीन चिट जो है वो मिल गई। मैं आपको ये कहानी दोबारा, बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी हुई है, बहुत सारे लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस कहानी के तमाम नुक्ते आपके सामने रखें और आप इस कहानी को फिर अप्रिशिएट कर सकें। आपको याद होगा वज़ीर आज़म जो मौजूदा नाम नहाद वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनका एक बयान था कि मेरे वालिद जो हैं मुझे फ़ख्र है कि एक मेहनत कश आदमी थे, मज़दूर थे। ये बात उनकी बिल्कुल सही थी। जब 1947 में शरीफ फैमिली जाती उम्रा से लाहौर आई थी, वो गरीब मज़दूर थे जैसे और बहुत सारे लाखों लोगों ने मेहनत मज़दूरी की, लेकिन इन 7 भाइयों ने मेहनत की और बड़ा अच्छा ये उन्होंने एक काम ये किया, इत्तफ़ाक़ फाउंड्री की बुनियाद रखी। इत्तफ़ाक़ फाउंड्री जो थी वो 1971 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज़ कर ली, जहाँ और बहुत सनतें नेशनलाइज़ की। 1980 में आके इन 7 भाइयों की एक यानी फाउंड्री थी, एक फैक्ट्री थी और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। 1980 में जनरल ज़ियाउल हक़ ने जब मार्शल लॉ लगा तो ये फाउंड्री शरीफ फैमिली को, मियाँ शरीफ साहब को और उनके 6 और भाइयों को वापस की और उनके साथ 50 करोड़ रुपए का कर्ज़ उस वक़्त इस फाउंड्री को चलाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दिया। क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक़ ज़ाहिर है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के जितने मुखालिफिन थे उनको ऊपर वो उन्होंने हाथ रखा हुआ था, वो उनको तगड़ा कर रहे थे और यहाँ से एक नई कहानी की इब्तिदा हुई। उसके बाद जो शरीफ फैमिली का ताल्लुक़ बना जनरल ज़ियाउल हक़ से, जनरल जलानी साहब से और जो उस वक़्त के मार्शल लॉ के अहम जर्नैल थे, उनके कंधों के ऊपर वो वज़ीर आला बन गए। उसके बाद 1985 से लेके 1988 तक, फिर 1990 में वो वज़ीर आज़म बन गए और फिर 1997 तक वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। इस दौरान उनकी जो कंपनीज़ की तादाद है सिर्फ शरीफ फैमिली की, जहाँ 7 भाइयों की एक फैक्ट्री थी, इन फैमिली की खाली जो शरीफ फैमिली है इनकी कंपनियां बढ़ के 27 हो गई। तो ये एक तो इक़्तिदार के आने के बाद 27 गुना जो 10 सालों में हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा दिलचस्प खेल शुरू हुआ। वो खेल ये हुआ कि 1990 में जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने सबसे पहले ये कंसीव किया कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान एक मोटरवे बननी चाहिए, जो बिल्कुल सही बात थी, मोटरवे बननी चाहिए थी। लेकिन
ये मोटरवे जो इस्लामाबाद और लाहौर में बनी, ये 23,686 अरब रुपए की मोटरवे थी, जो उस वक़्त का यानी 1992 का एशिया का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था मोटरवेज़ का। और ये उस दौर में 23,686 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो उस वक़्त जो है वो बना। इसी दौरान ये चहमगोइयाँ शुरू हुई, गुफ्तगू शुरू हुई कि अचानक शरीफ फैमिली जो है वो लंदन में उनका पैसा जो है वो जा रहा है। चुनाचे इसी दौरान नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, और एक बहुत केपेबल ऑफिसर, जिनके साथ सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह हो सकते हैं, बट अ वेरी केपेबल ऑफिसर इन हिज ओन जो है वो रैंक, रहमान मलिक साहब जो हैं, उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की और ये तहकीकात हुदैबिया तहकीकात के नाम से मशहूर हुई। 1994 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये पहला FIR शरीफ फैमिली के ऊपर दिया, जिस इन तहकीकात में बताया गया कि खेस्ता खान और मेस्ता खान नाम के 2 हवाला डीलर्स, उन्होंने तकरीबन 14.866 यानी तकरीबन $15 मिलियन पाकिस्तान से लंदन में मुंतकिल किए। और उसके बाद एक कानून लाया गया जिसमें कहा गया कि आप बाहर से अगर पैसा पाकिस्तान लेके आएंगे तो कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। लिहाजा पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, उसके 2 हिस्से हुए। एक हिस्से से पाकलैंड में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई और दूसरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान वापस आया, जो तकरीबन 43 जो डिफरेंट मेंबर्स हैं शरीफ फैमिली के, उनके मुलाजिम भी उसमें शामिल हैं, उनके लोग भी शामिल हैं, उनके नाम के ऊपर वो पैसा पाकिस्तान भी वापस आया। लेकिन जो मेजर पोर्शन था जो बाहर भेजा गया, उससे पाकलैंड अपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़रीदे गए। इस तहकीकात को 1994 में जो तहकीकात शुरू की गई, उसके ऊपर जो रेफरेंस हुआ पहला, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने किया, जो 2099 के आखिर में ये रेफरेंस जो है वो फ़ाइल हुआ और 2000 में ये रेफरेंस अदालत में पहुंचा ही था। तो साद हरेरी साहब और एक सऊदी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और शरीफ फैमिली में, और उस वक़्त की जो माशाअल्लाह हुकूमत थी, उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ। उस एग्रीमेंट में, जिसकी कॉपी ये है जो हम आपको रिलीज़ भी कर रहे हैं, इस एग्रीमेंट में नवाज शरीफ साहब ने ये साइन करके ये एफिडेविट दिया, I the undersigned Muhammad Nawaz Sharif hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from incarceration in Pakistan। यानी मैंने ये इसको कॉन्सेंट दे दिया है कि ये जो जेंटलमैन आए हैं, साद हरीरी साहब थे और सऊदी इंटेलिजेंस हेड थे उस वक्त, कि मैंने इनको कॉन्सेंट दे दिया कि मेरी तरफ से निगोशिएट करें मुशर्रफ हुकूमत से मेरा बाहर जाना। I, the undersigned, further acknowledge that I am thoroughly satisfied with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have been kept fully advised for the negotiations, that I have been in full agreement with each step in the negotiations, and that I fully agree and accept the result. Upon my arrival on the country, I have approved to go to, यानी जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ, I, the undersigned, hereby by covenants and agree that I will not engage in any business or political activities or any other activities of any nature whatsoever against the interests of Pakistan or relating to my incarceration in Pakistan for a period of 10 years। 10 साल तक मैं ये वादा करता हूँ कि किसी तौर पर भी किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगा जो पाकिस्तान की सियासत को इफ़ेक्ट करे या पाकिस्तान की सियासत में उसकी मुदाखलत हो। Further, I understand agree to stay out of Pakistan for 10 years, where my residence will be the country I approve। मैंने इसके साथ मैं 10 साल उस मुल्क में रहूँगा जो कि प्रूव किया गया है।
I undersigned further agree that I will not disclose to any party, either the gentleman or the country involved, in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent. Also, I, the undersigned, hereby specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have or may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf, and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself. यानी जो सऊदी अरेबिया नवाज़ शरीफ गए इस मुआहदे के बाद 10 साल के लिए, और उसके नतीजे में जो उस वक़्त की मार्शल लॉ हुकूमत थी उसने क्या किया कि जो हुदैबिया का केस था उसको खू खाते में डाल दिया गया। इससे पहले BBC ने एक शोरा आफाक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो कि जिसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई, जिसके ऊपर बहुत चीज़ें हुई। उसमें फिर बाद में नजम सेठी साहब को भी उस वक़्त उठाया गया उसकी बनाने के चक्कर में, और ये जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी इसने ये साबित किया कि जो हुदैबिया का पैसा, ये जो पैसा गया था, जो इससे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई, और इसी कहानी को जो BBC ने दी थी बाद में इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने कंफर्म किया, और ये बात भी सामने आई कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग थी इसके पीछे जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी वो इसहाक डार की थी। सो इसहाक डार ने ये सारी जो पैसे का खेल जो इस्लामाबाद से शुरू हुआ और UK में ख़त्म हुआ, इसहाक डार साहब इसका मेन कैरेक्टर थे, और जाहिर है कि वो इस वक्त भी सबसे अहम आदमी हैं मामले के। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि 1999 में जब ये बात पहली बार सामने आई कि ये शरीफ फैमिली जो है, जब BBC की ये ख़बर आई तो हसन नवाज़ शरीफ जो वहाँ पर मुकीम थे और वो सारे इन मामलात को देख रहे थे, अब वो बड़े हो गए 1999 में, तो हसन नवाज़ हार्ट टॉक प्रोग्राम में गए BBC में, और टिम सेबेस्टियन ने जब उनसे इन अपार्टमेंट्स की मलकियत का सवाल किया तो हसन नवाज़ शरीफ ने क्या कहा, ज़रा दिखा दीजिए। ये जो सारी वीडियोस हैं ये हम आपको दे भी देंगे बाद में रिलीज़ के लिए। यहाँ पे मैंने देखा है कि कई दफ़ा उस तरह से चीज़ नहीं आती, पर हसन नवाज़ का दिखा दीजिए। आपका जो है ना स्पीकर नहीं कनेक्टेड है। हाँ हाँ, चलिए आगे चले। ठीक है, ये रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा जी, यही मुआहदा जो था जिसको हम NRO कहते हैं, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के नाम से बाद में कोडिफाई हुआ, और इसमें पीपल्स पार्टी को भी इसी रिलीफ में जो है वो शामिल कर दिया गया। इस ज़रा स्पीकर चेक कर लें क्योंकि कुछ वीडियोस जो हैं वो फिर इम्पॉर्टेंट हैं, उनका चलना ज़रूरी है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले चेक किया करें तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद यही मुआहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो दे दिया गया। 3 अप्रैल 2016 को एक जर्मन अखबार था, पाकिस्तान का कोई अखबार नहीं था। पाकिस्तान में तो पता है आपको अखबारों पे वैसे ही माशाल्लाह अभी भी पता नहीं कितने TV बेचारे अफोर्ड कर रहे हैं चलाना या नहीं कर रहे हैं, जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से मीडिया की बेचारा, तो हमारा फॉर्मल मीडिया तो रेस्ट इन पीस ही हो गया, लेकिन बहरहाल जितना जो लोग भी हिम्मत करके चलाते हैं उनकी ज़रूरत को सलाम है। 3 अप्रैल 2016 को एक जर्मन अखबार सिदिज़े ज़ेडबर्ग जो था, जो उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो आया, और उस स्कैंडल के अंदर ये कहा गया कि जो इस वक्त दुनिया के कई हुक्मरान हैं वो पनामा के अंदर उन्होंने शेल कंपनीज़ बनाई हैं, और उन शेल कंपनीज़ के ज़रिए ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीदी हुई हैं फर्स्ट वर्ल्ड में। इनमें नवाज़ शरीफ फैमिली का नाम जो है वो सुनहरे हरूफ में वहाँ पे लिखा गया था।
और ये कहा गया कि शरीफ फैमिली भी उन फैमिलीज़ में, दुनिया की उन बदनाम फैमिलीज़ में शामिल है जिन्होंने पनामा के अंदर अपनी जाली ऑफशोर कंपनीज़ बनाई और उन ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वहाँ पे पार्क की हैं। मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि ये जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ एवनफील्ड अपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी कीमत तो अरबों रुपया है ही, लेकिन एक और प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बार बार ख़ुद हुकूमत जो है वो लेके आई, जिसमें कहा गया कि जो मलक रियाज को बेनिफिट देने के लिए पीटीआई हुकूमत ने एक सील्ड जो एनवलप है उसको अप्रूव किया था, जो कि काबीना ने किया था। मैं आपको सिर्फ ये उसका बता दूं, वो प्रॉपर्टी जो अली रियाज मलिक ने हसन नवाज शरीफ से ख़रीदी वो $100 मिलियन की थी। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 200 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हसन नवाज शरीफ ने अली रियाज मलिक को बेची, जो कि इस केस का हिस्सा नहीं है। और ये केस जो हमारे सामने है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो असल पैसा शरीफ का और इवन जरदारीज़ का बाहर पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के लोगों को उसकी कोई कुछ पता नहीं है। ये पैसा तो चूँकि हमें इसलिए पता चल गया कि एक इंटरनेशनल स्कैम में ये फैमिलीज़ के नाम आ गए, वो फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने बता दिया। ये पैसा जो इस वक्त तकरीबन आई वुड से को टोटल अगर आप देखें 5,000 जो करोड़ है वो जरदारी साहब का है और तकरीबन 8-10 हज़ार करोड़ जो है वो इनका है। यानी को 20-25 हज़ार करोड़ रुपया तो इतना है ना शरीफ और जरदारी फैमिलीज़ का, जिसका अब हमें पता है। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनके पास कितना पैसा बाहर है, फ्रांस में इनका कितना पैसा है, इनका सोवियत यूनियन में कितना, फॉर्मर सोवियत यूनियन रूस में इनका कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका चाइना में कितना कंपनीज़ के साथ कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका तुर्की में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता। ये पैसा सिर्फ जो हमें वो पता है जो पनामा पेपर्स के ज़रिए एक इंटरनेशनल स्कैम के ज़रिए हमारे सामने आया। और माशाल्लाह हमारा सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि इस छोटे से पैसे को भी वो नहीं संभाल पा रहा। और इतनी हम देख रहे हैं कि मरियम और ख़ानदान के ऊपर नवाजिशात की जो एक बरसात है हमारे सिस्टम की तरफ से जो जारी है, और अल्टीमेट सफ़रर पाकिस्तान के लोग हैं। ये जो सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उनका कितना पैसों की चोरी होगी? 50, 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ की। इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान की जेलों में बड़े चोर नहीं हैं। असल चोर तो ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने करप्शन करके वो पैसा बाहर ले गए और अब हमारा निज़ाम उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। सो पाकिस्तान के लोगों के लिए सिर्फ हमारा निज़ाम का एक ही पैगाम है कि आपने चोरी करनी है तो बड़ी करें, छोटी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, बड़ी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सीधा सीधा ये जो फैसले आ रहे हैं इनसे ये मैसेज जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब जब ये स्कैंडल आया जो 3 अप्रैल 2016 को ये स्कैंडल आया, अब हमारे स्पीकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? अच्छा, इसके ऊपर जो पहले रिएक्शन 3 रिएक्शंस आए। पहला रिएक्शन नवाज शरीफ ने दिया, फिर मरियम नवाज़ ने आया और फिर हुसैन नवाज़ का आया। इन तीनों ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? पहले नवाज शरीफ का रिएक्शन दिखा दीजिए जो उन्होंने असम्बली में तकरीर की, जो शुरू यहाँ से होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हैं हजूर, ये हैं वो ज़राए, और ये हैं वो ज़राए अगर चल जाए तो इतना। और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए जो आज तक नहीं वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कौमी असम्बली में तकरीर की और कहा कि हजूर, ये हैं वो ज़राए जिनसे लंदन में फ़्लैट ख़रीदे गए। मरियम नवाज़ ने इसके ऊपर पहला रिएक्शन क्या दिया? मेरी सिस्टर लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और मुझे
समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज में कहाँ से निकाल के ले आए हैं। कहाँ से निकाल के ले आए? हम तो निकाल के नहीं लाए थे एक्चुअली। तो ये भला हो अगर वहाँ पे भी माशाल्लाह कोई हमारा पाकिस्तान वाला होता तो मैनेज हो गया होता। वो जर्मन गोरा था, वो उसको पता नहीं चला कि इससे में ये भी मामला जो है वो सेटल हो सकते थे। इनको मेरा ख्याल है उनका पता करने में देर होगी, वरना या तो वो मारा जाता या वो बिक जाता, तीसरा तो काम कोई नहीं था। हुसैन नवाज़ ने क्या कहा? नहीं, ये हसन है, हुसैन। इन द मीन टाइम इन्होंने एक ट्वीट भी किया और मरियम नवाज की फैक्ट्री की जिस वक्त पहले हुई, देखो। उससे जो इनकम हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी, ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बताएं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज है ना आज जो ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो ना है वो प्रॉपर्टीज जो ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के दी। और ये बात है 2006 की, जब जो ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी, मैंने खरीदी। अच्छा जी, अब क्या हुआ उसके बाद? फिर एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है शरीफ फैमिली ने रिलीज़ की और शरीफ फैमिली ने कहा कि जी ये हुसैन नवाज शरीफ और हसन नवाज शरीफ है बिन रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूके रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज दोनों यूके के सिटीज़न हैं, वहाँ पे टैक्स जमा कराते हैं। पाकिस्तान से तो हम उनको वो पाकिस्तानी कवानीन के तो वो लायबल ही नहीं है, हमने उनका कोई जवाब ही नहीं देना कि वो वहाँ पे उन्होंने कैसे पैसे ख़रीदे, कैसे प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी। पैसों से पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी, लेकिन बेटे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। बेटे बेटियां सारी उम्र पाकिस्तान रहे, उन्होंने लाहौर में स्कूलों में गए, सफारशों से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए, लेकिन जब उनके ऊपर सवाल आया कि ये प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीद के जवाब देनी है तो उन्होंने कहा जी हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, लिहाजा हम तो इसका जवाब पाकिस्तानी अदालतों को नहीं दे सकते और हम बाहर बैठे हैं। और अब भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से वज़ीर आज़म और चीफ़ मिनिस्टर और ये सारे वहाँ पे मफरूर मुल्ज़मान के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद आते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। अच्छा, इसमें भी जब ये स्कैम आया तो जो इनिशियल थॉट्स थी शरीफ फैमिली की तो आपने देख ली। जो नून लीग की सोच थी वो सबसे पहले, और उसके पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिला, पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील हो गई, पाकिस्तान ये जो है वो चल रहा था, पाकिस्तान में किसी को होश नहीं थी। बल्कि ख्वाजा आसिफ, उसका ज़रा तकरीर निकाल लें, ख्वाजा आसिफ ने जो ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, और बड़ी हिम्मत ही है वैसे कि पाकिस्तान के उनको कैसे जो है वो हम कबूल कर रहे हैं उनकी तकरीरों के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने असम्बली के अंदर एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने नवाज शरीफ को क्या मशवरा दिया, ज़रा सुनाइएगा। ये हौसला रखें, ये चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये पनामा लीग भी किस्सा पहले बन जाना है, ये अवामी इशू नहीं है। और अंदाज़ा लगाएं पीछे नून लीग के लोगों ने डेस्क भी बजाए यानी ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि कोई बात नहीं जैसे। और उसके बाद फिर जो इमरान खान ने इसके ऊपर जो है वो बात की। सिर्फ एक ही आदमी 2012 से ऑनवर्ड इनके ऊपर अगर कोई आदमी बात कर रहा है, कोई आदमी बार बार इसके ऊपर इश्यूज़ को जो है वो ला रहा है, वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। हमारे अलावा किसी और ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। ये केस अदालतों में भी नहीं जा रहा था, ये मामला कहीं पे कुछ नहीं जा रहा था। इमरान खान ने इसके बाद जो बयान दिया वो एक दफ़ा ज़रा दिखा दीजिए ताकि हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त भी क्या था पता चले। इससे ज़्यादा जो बात है वो क्या कह सकते थे कि तुम्हारे बाप का पैसा है कि लोग भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने वैसे इसको बाप ही का पैसा समझा था और पाकिस्तान का पैसा जो है वो इस तरह से इन लोगों ने वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा, अब यहाँ से इमरान खान ने ये केस उठाया, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है एक पूरी तहरीक शुरू की और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जो है वो समाअत शुरू की। और यहाँ पे एक तफसीली जो बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो यहाँ पे आया, उसमें सारी जो चीज़ें थी वो पेश हुई। पहले इन्होंने वहाँ पे कहा कि जी ये तो हमारे दादा की
प्रॉपर्टीज़ थी। उन्होंने कहा जी दादा की प्रॉपर्टीज़ थी, तो आप बताइए कि दादा के पास कितने पैसे थे। उस वक्त डॉक्यूमेंट्स नहीं आ सके। फिर इन्होंने कहा, जो पहले आपने सुना हुसैन नवाज़ को, कि हमने ये वहाँ से दुबई से, और नवाज़ शरीफ ने कहा कि वहाँ से पैसे हमने दिए थे। वहाँ से पैसे जो हैं वो प्रूव नहीं हो सके, क्योंकि वहाँ पे तो पता चला कि जो फैक्ट्रीज़ थी वो तो थी कोई नहीं, दुबई में तो कुछ भी नहीं था और फैक्ट्री कभी थी ही नहीं। और उसके बाद इन्होंने एक कतरी ख़त कहा कि $8 मिलियन हमें एक कतरी शहज़ादे ने दिए थे, हमारी उनसे बिज़नेस डील थी और उन्होंने हमें पैसे दिए थे। जब कतरी शहज़ादे को कहा गया आप बुला के बताएं, उसने आने से इनकार कर दिया और कोई डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी प्रूव नहीं हो सके। सो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को पहला हिस्सा जो था उसमें 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन 3 जजेस ने कहा कि इसकी आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं, क्योंकि हम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहते। लिहाजा एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनी। उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में जो हमारे फ़ौजी इदारे थे उनके ऑफिसर्स भी शामिल थे, उसमें नाब के ऑफिसर्स भी शामिल थे, उसमें IB के ऑफिसर्स भी शामिल थे। एक 6 रुकनी जो बड़ा डिटेल्ड प्रोब जो है उन्होंने इस सारे मामले के अंदर किया और अपना हतमी जो कंक्लूजन उन्होंने दिया वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। In the final analysis on the basis of the material before GIT, we conclude that the true owners of the Mayfair apartments at the time of Al Tawfiq litigation in early 99 were members of Sharif family, which included most likely the respondent number 1, who seems to be employing his children, and the 2 BVI entities to conceal his true ultimate beneficial ownership in the Mayfair apartment. हुआ ये कि एक वहाँ पे कर्जा लिया गया 7 मिलियन पाउंड का इन अपार्टमेंट्स को गिरवी रख के, और वो पैसा फिर वापस नहीं किया गया। वहाँ जैसे पाकिस्तान में कभी ये पैसे वापस नहीं करते, उन्होंने वहाँ पे भी पैसे वापस नहीं किए। सो बैंक जो है वो चला गया इनके ख़िलाफ़ लिटिगेशन में, और उस लिटिगेशन में जो कौन कौन जो थे वो बैंक ने किन किन को वहाँ पे पार्टी बनाया उस लिटिगेशन में, मियाँ मोहम्मद शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ अब्बास शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, हमज़ा शरीफ, शमीम अख्तर और सबिहा अब्बास, और इनके दरमियान एक सेटलमेंट हो गई अल तौफीक बैंक की और इनकी, और इन्होंने पैसे वापस कर दिए। और ये पैसे भी वो इसाक डार वाले एफिडेविट में पूरे हैं कि वो पैसे जो हैं वो कैसे किए। लिहाजा उसके ऊपर जो तमाम इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया वो ये किया कि ये जो है ये शरीफ फैमिली ओन कर रही थी। The available record of the English High Court proceedings also strongly support the conclusion that members of Al Thani family or indeed any other third party had no real interest or nexus with the Mayfair apartments. Inter alia, no individual other than the members of Sharif family were represented in the legal proceedings and subsequent negotiations that culminated into the reference settlement agreement. उन्होंने कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अल थानी वाले जो हैं उन्होंने पैसे दिए थे, तो इस लिटिगेशन में उनका दूर दूर तक मेफेयर अपार्टमेंट से कोई ताल्लुक़ जो है वो नज़र नहीं आता, और ना ही उनका कोई जो मामला है वो आगे है। No actual evidence of the remittance and the payment of the $8 million by the Al Thani family on the instructions of Mian Mohammad Sharif, as claimed and pleaded before the Honorable Court, has been produced by any of the respondents or other individuals interviewed by JIT. यहाँ पे भी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, हसन नवाज़ ने, हुसैन नवाज़ ने पेश होकर सिर्फ कहा कि जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है और हम ब्रिटिश नेशनल हैं और आप हमसे ये सवाल जो हैं